कार जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो में एक बहुत ही जबरदस्त और हैरान कर देने वाली कुछ ऐसी ही रोचक कहानी लेकर के आया हूँ कि एक राजा ने अपनी उस बेटी का विवाह जो आखिर उस बकरे के साथ में क्यों कर देते हैं। वाकई ये हैरान कर देने वाला ही किस्सा है, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलो ना इस वीडियो को, इस वाक़े को बिना देर किए शुरू ही कर देते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि यदि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहते तो आपको बहुत कुछ ऐसी नई चीजें भी सीखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। तो एक बार की बात है कि एक राजा जो अपने नगर में राज करता था, उस राजा को किसी चीज की कमी नहीं थी। भगवान ने उसको सब कुछ दिया था, धन दौलत बाल बच्चे सब कुछ दिए थे। और उस राजा के 4 बेटे थे और 2 बेटियां थी। राजा के चारों बेटे एक से बढ़कर एक थे, हर चीज में कुशल थे, होनहार थे, हर चीज के ज्ञाता थे। और जो 2 बेटियां थी वह भी बहुत ही खूबसूरत थी। कोई भी देखता तो वाकई उन राजकुमारियों को देखते ही मोहित हो जाता। लेकिन राजा साहब बड़ा ही हमेशा चिंतित रहते थे कि आखिर मेरे इस दुनिया से यहाँ से गुजर जाने के बाद आखिर इन 4 के 4 बेटों में से कौन राजगद्दी पर बैठेगा, कौन उस लायक है। क्योंकि 4 के चारों बेटे कुशल है, हर चीज से सही है, लेकिन आपस में झगड़ा ना करे। इसलिए मेरे को ये फैसला करेगा कि आखिर इन 4 बेटों में से कौन जो है राजगद्दी पर बैठेगा। लेकिन एक बार की बात है कि राजा साहब का स्वास्थ्य जो है अचानक खराब होने लगा। वैद्य, हकीम, डॉक्टर लोग आए राजा साहब का इलाज करते, लेकिन जब दवाइयों के संपर्क में धीरे धीरे आते गए और उनका स्वास्थ्य जो कुछ सुधरता कुछ बिगड़ता, और ऐसे करते करते उनका जो बुढ़ापा समय आ गया, उनका अंतिम समय आ गया। और राजा साहब ने अपने 4 के चारों बेटों को बुलाया और कहा, देखो बेटा, चूंकि अब मेरा को ऐसा नहीं लग रहा कि अब मैं इस धरती पर ज़्यादा दिन में रह पाऊंगा, इसलिए यह जरूरी है कि तुम लोगों को अपनी जो है राजगद्दी संभालनी पड़ेगी। लेकिन संशय की बात यह है कि आखिर मेरे मर जाने के बाद जो है आखिर इस राजगद्दी पर कौन बैठेगा। 4 के चारों बेटे बड़े ही अचंभित हुए। पिताजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप नहीं जा सकते, इस दुनिया को छोड़ करके नहीं जा सकते, मैं हर तरीके का इलाज कराऊंगा। लेकिन राजा साहब कहते कि देखो बेटा, यही तो सच्चाई है कि इस दुनिया में जो भी आता है, इस धरती पर जो भी आए, उसे एक ना एक दिन छोड़ करके जाना ही पड़ेगा। और ठीक देखो, मेरे को भी जाना ही पड़ेगा। इसलिए मैं वसीयत में जो है कुछ बातें लिखा रहता हूँ, और उसके अनुसार जो है तुम सब अपना काम करना। और कुछ इसमें कर्म है, अगर उस कर्म को जो करेगा वही उस राजगद्दी पर बैठेगा। और बस वही हुआ कि राजा साहब का अंतिम दिन आ गया और वो इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। 4 के चारों बेटे बड़े ही दुखी हुए। लेकिन जब राजा साहब मर गए ना, तो राजा साहब की वसीयत जो खोला गया। जब वसीयत को खोले तो वसीयत को पढ़ा गया, तो राजा साहब के वसीयत में लिखा था कि मेरे 4 बेटे हैं, लेकिन जब मेरा शमशान घाट पर ले जाकर के मेरा अंतिम संस्कार किया जाएगा, मेरी चिता को अग्नि जलाई जाएगी, तो अग्नि जलाने के बाद रात्रि के समय में जो भी पहरेदारी करेगा पूरा का पूरा रात, तो वही जो है राजा बनने के लायक होगा। तो रात्रि के समय में वो भी शमशान घाट में पहरेदारी करना बड़ी ही मुश्किल की बात है उनकी चिता की। तो बड़ा बेटा, फिर से दूसरा नंबर का, तीसरा नंबर का, चौथा बेटा पहले दिन गए, उनके चिता को अग्नि जलाई गई। और रात्रि के समय में पहले बेटे की बारी आती है कि वहाँ पर रखवारी करने का, पहरेदारी करने का। बड़ा बेटा तो डंडा सब कुछ लेकर के गया ही रहता। लेकिन जैसे ही आधी रात होती है, अनेक प्रकार की शैतानी आवाज़ें, उसको भयानक भयानक डरावनी आवाज़ें उसको तंग करने लगती, परेशान करने लगती। बेचारा वह डरा डरा भगा भगा तुरंत अपने महल को चला आता है। कहता, नाना मेरे से बस नहीं हो गया, अरे मैं राजगद्दी पर बैठूंगा। अरे वो तुम मार देंगे सब, इतना खतरनाक खतरनाक कैसे ऐसे दूत वहाँ पर हैं। दूसरे दिन दूसरे बेटे की बारी आती है, लेकिन बड़ा बेटा ने बता दिया था ऐसा ऐसा हादसा है। और दूसरा बेटा तो ऑलरेडी उस दिन डरा हुआ था, और जैसे अभी तो हल्की फुल्की आवाज़ें आनी शुरू होती है, बस तुरंत तो वो भाग आता है। तीसरा बेटा भी वही किया। लेकिन चौथा बेटा जो था वो थोड़ा सा हिम्मती था, और उसकी मजबूरी थी कि मेरे के 3 भाई जब जो है वहाँ से छोड़ करके चले आए, तो आखिर राजगद्दी पर बैठेगा कौन। और मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है, मैं चाहे मरूं या जीऊं, मेरे को आज रात भर वहाँ पर गुजार के आना ही आना है, चाहे कैसे भी हो जाए, क्योंकि मेरे ये लास्ट ऑप्शन है। तो फिर जो है वह बेटा जो है चौथा वाला, जो सबसे छोटा बेटा था, उस दिन तलवार लेकर के और वह जो है शमशान में चला जाता है और वहाँ पर पहरेदारी करना शुरू कर देता है।
उसने सुना था कि तलवार से जो भी दैत्य, पिशाचर, दानव रहते वे लोग डरते हैं। और ठीक वैसा ही किया कि वह जो है वहां पर बैठ गया शांति से और भगवान का ध्यान करने लगा। आंख बंद कर लिया। लेकिन जब वह भगवान का ध्यान करता तो उसे कि अगल बगल ऐसा लगता था कि हाँ कोई ऐसा डरावनी आवाज़ें जो मेरे को तंग कर रही है, मेरे को बार बार परेशान कर रही है, मेरे को यहाँ से हटाने की कोशिश करे। लेकिन वह भगवान का ध्यान करता और भगवान का ध्यान करते करते जो है आधी रात बीत जाती है। और अचानक एक बार इतनी भयानक आवाज़ आती है कि उसकी आंख खुल जाती है। और जैसे उसकी आंखें खुलती तो वह अपने सामने देखता कि एक बहुत बड़ा जो है जिन्न जो है उसके सामने आकर के उसको डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसे ही वह तेजी से उसकी तरफ वो नाखून लपकाता है, तुरंत उसने अपने मयान से तलवार निकालती है और उसका तरफ चलाता है। और जैसे उसकी तरफ चलाता है उसके हाथ के नाखून जो कट जाते हैं। उसके जैसे ही हाथ के नाखून कटते हैं वह जिन्न वहाँ से भाग जाता है और उस नाखूनों को उठा करके अपने पॉकेट में रख लेता है। और फिर जो है हिम्मत करके पूरी रात वहाँ पर गुजारता है। गुजारने के बाद सुबह के समय में आता है। काफ़ी राज्य में खुशहाली होती है कि हाँ एक बेटा उस मिशन पर सफल हो जाता है, अब तो वह राजा बन जाता है। लेकिन जब वह राजा बन जाता है तो राजा बनने के बाद तो हर तरीके से राजगद्दी पर बैठ जाता, सब कुछ सही से चला रहा था। अब रह गई बात अपने पिता के वसीयत के अनुसार जो है उन्होंने वसीयत में लिखा था कि मेरी जो 2 बेटियां हैं उन दोनों की दोनों बेटियों की शादी जो है जो राजा बनेगा उसी को करना पड़ेगा। फिर जो है मेरी जो बेटियां हैं ना उनका हाथ कोई भी अगर मांगने आ जाता है तो उनके हाथ में देना ही पड़ेगा, चाहे वह आदमी हो या दैत्य हो या जानवर हो। कोई भी अगर आ जाए, अगर मेरी बेटी का हाथ मांगेगा तो उसके हाथ में तुम्हें देना ही पड़ेगा, किसी को दुखी करके नहीं करना। और फिर जो कुछ ही दिन अभी बीते थे तो उस राज दरबार में एक बहुत ही बड़ा साइज का बकरा जो है प्रवेश करता है। और जैसे ही बकरा जो प्रवेश करता है महाराज को प्रणाम करता है और वह इंसानी आवाज़ में बोल करके महाराज को प्रणाम करता है। वह जो है राजा साहब और राज्य दरबार के जो भी मंत्रीगण होते हैं उस बकरे को देख करके इंसानी आवाज़ में बोलता वो बड़े ही हैरान होते हैं। वह बकरा काफ़ी बुद्धिमान नजर आता है, इंसानी आवाज़ में बात करता, वैसे ही साख्त थे। लेकिन राजा साहब ने पूछा कि बोलो बकरे, आखिर तुम्हारा आने का यहाँ पर क्या राज है, क्या प्रयोजन, तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? तो उस बकरे ने कहा राजा साहब मेरे को आपके पिता की जो वसीयत है ना उसके बारे में मेरे को पता है और मैंने सुन लिया है, इसलिए मैं उसी वसीयत के अनुसार यहाँ पर काम करने के लिए आया। जो आपकी बड़ी बहन है मैं आपकी बड़ी बहन से विवाह करना चाहता हूँ। तो राजा कहते खरे क्या बात कर रहे हो, तुम बकरे हो और मैं भला अपनी बहन का विवाह जो तुम्हारे साथ में कैसे कर सकता हूँ? नहीं मैं नहीं कर सकता। उस बकरे ने कहा राजा साहब आप विश्वास करिए मैं आपकी बहन को किसी भी प्रकार की कोई दुख नहीं दूंगा, उनको हर तरीके से सुखी में रखूंगा, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दूंगा। आप मान लीजिए वरना आपके पिता का वसीयत जो झूठा हो जाएगा। वह राजा साहब भी बड़ा ही चिंतित होते हैं कि आखिर मेरे पिता ने कैसा क्या वसीयत लिख दिया। और चूंकि पूरे राज दरबार के लोग जानते थे वह तो समझा कि मैं अगर अपनी बहन के हाथ जो इस बकरे के हाथ में दूंगा, शादी करूंगा तो क्या होगा, आखिर लोग क्या करेंगे। लेकिन अपने पिता के वसीयत के अनुसार जो है उसको उस राजा साहब को अपनी बहन का जो हाथ जो आता विवाह जो उस बकरे के साथ में करनी पड़ जाती है। बकरे के साथ में शादी हो जाती है और फिर वह बकरा उस राजा साहब की बहन को लेकर के चल जाता अपने घर पर। फिर जो कुछ दिन बीते ही रहते हैं तो राजा बड़ा ही चिंतित रहता कि आखिर मेरी एक बहन है उसकी शादी जल्दी से कर देते हैं, वरना आखिर क्या होगा, इसकी भी शादी कहीं ढूंढ करके कर लेते हैं। और फिर जो है अपनी दूसरी बहन का विवाह करने के बारे में बातचीत हो ही रहा था, राज दरबार लगा ही हुआ था, तब तक जो वहाँ पर जो एक बहुत ही बड़ा जो विशाल जिन्न वहाँ पर हाजिर हो जाता है। और उस जिन्न को देख करके मंत्रीगण सारे के सारे प्रजाओं में जितने भी लोग वहाँ पर थे भगदड़ मच जाते। लेकिन वह जिन्न कहता कि नहीं आप लोगों को यहाँ पर मेरे आने से डरने की बात नहीं है, मैं किसी को किसी प्रकार का कोई क्षति नहीं पहुँचाऊंगा, लेकिन हाँ मैं जिस काम के लिए यहाँ पर आया हूँ भर सके बस मेरा काम हो जाए। तो उस राजा ने कहा बताओ तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, क्या प्रयोजन है? तो उस जिन्न ने कहा देखिए राजा साहब मैं भी आपके पिता का जो वसीयत है मेरे को पता है और आपके पिताजी ने वसीयत में लिखा है कि अपनी दूसरी बेटी का विवाह जो बस मैं जो है आपकी बहन का जो हाथ मांगने के लिए लेकर के आया हूँ, आप जो आपकी दूसरी जो बहन है उसका विवाह जो मेरे साथ में कर दीजिए। तो उस राजा ने कहा भला तुम क्या रहे, तुम एक राक्षस हो, तुम एक दानव हो, दैत्य हो और मैं अपनी बहन की शादी तुम्हारे साथ में कैसे कर सकता हूँ? नहीं मैं ऐसा बिल्कुल ही नहीं कर सकता हूँ।
उसने कहा सोच लो, आखिर आपके जो पिता का वसीयत है झूठा हो जाएगा, तो सोच लो। फिर वह बेचारा मजबूर हो गया राजा, और अपने उस दूसरी बहन का जो विवाह जो उस दैत्य के साथ में, उस जिन्न के साथ में करना पड़ता। फिर वह जिन्न जो उसको भी लेकर के चला जाता। राजा सब बड़ा ही चिंतित था, चूंकि नौजवान था, हृष्ट पुष्ट था, खूबसूरत था, राजा था, लेकिन उस राजा की अभी शादी नहीं हुई थी। दोनों बहनों का तो शादी हो गई, एक बकरे के साथ में, दूसरा जिन्न के साथ में। तो मंत्रीगण ने कहा कि राजा साहब, अब आपका भी विवाह करने का उम्र हो गया है, और आप भी कोई खूबसूरत राजकुमारी देकर के, कोई खूबसूरत लड़की देकर के अच्छी खासी आप विवाह कर लीजिए। तो उससे राजा ने कहा, अरे भला मेरे योग्य कहाँ लड़की मिलेगी, भला कोई मेरे को पसंद तो आए तब तो। और बस एक लड़की खोजने की भी तो बात चल ही रही थी। तो राजा साहब ने एक बार कहा कि देखो जी, चलो थोड़ा ज़्यादा दिन हो गए, जंगल में घूमा जाए, कुछ शिकार खेलने चला जाए, वहीं पर जो कुछ लंबा समय तक व्यतीत किया जाएगा। फिर वह राजा अपने सैनिकों के साथ में, मंत्रियों के साथ में लेकर के जंगल में जो है शिकार खेलने के लिए चले जाते हैं। और जब वहाँ पर जंगल में जाते हैं तो वहाँ पर शिकार खेलते हैं और विचरण करते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं। तब तक जो उनकी नज़र जो उसी जंगल में एक ऐसी लड़की पर पड़ती है, जिस लड़की को देख करके वह मोहित हो जाते हैं। तुरंत राजा साहब ने अपने मंत्री को भिजवा करके उस लड़की के बारे में पता करवाया। तो जब मंत्री के बारे में, उस लड़की के बारे में पता करवाया, तो पता चलता कि वह लड़की जो है इसी जंगल के दूसरे छोर पर एक राज है, वहाँ की राजकुमारी है, जिसके पिता मर गए हैं, मम्मी पापा नहीं है, और बस वह राजकुमारी और वह अपना राजपाट देखती है। और वह जंगल में अपने आदमियों के साथ में, अपने मंत्री, अपने सैनिकों के साथ में यहाँ पर घूमने आई है। वह मंत्री आकर के राजा साहब से कहता है, और राजा साहब ने वैसे ही उस लड़की को देख करके, उस राजकुमारी को देख करके मोहित हो गए थे। तो उस राजा ने कहा कि उसके लिए जाओ, देखो बात करो कि क्या वो मुझसे विवाह करेगी। वैसे वह मेरे को लोहरी की लड़की बहुत पसंद है। चूंकि उस लड़की के पास में, उस राजकुमारी के पास में एक ऐसा जादूगर शीशा था, जिसके शीशे में जो कोई भी अपना भविष्य देख सकता था। और वह लड़की अक्सर उस जादुई शीशे में अपना भविष्य देखती थी, शादी विवाह का। तो वह देखती थी कि मेरा जो है विवाह जो एक खूबसूरत राजकुमार से होगी, लेकिन वह राजकुमार कहाँ पर है, कहाँ पर है, कैसे मिलेगा। और फिर जब मंत्री ने जाकर उससे कहा कि मेरे राजा साहब जो है आपसे कुछ कहना चाहते हैं, क्या आप जो है उनके पास में जा सकती हैं। फिर वह राजकुमारी अपने सैनिकों के साथ में उस राजा साहब के जब सामने आती है, तो जैसे ही उनको देखती है और तुरंत जो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि यह वही व्यक्ति था, ऐसे वही आदमी था कि जिसका वह हर रोज जो है वह शीशे में देखा करते थे, जो मेरे सपनों का राजकुमार है। वह मन ही मन समझ जाती कि बस मेरा तो राजकुमार मिल गया। राजा साहब ने कह दिया कि देखो, तुम मुझे बहुत ही खूबसूरत हो, तुम मुझे पसंद हो, तुम मुझसे विवाह कर लो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उस राजकुमारी ने भी हामी भर दी और दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जो है, अभी यहाँ पर उस राजा साहब और उस राजकुमारी का बात चल ही रहा था, कुछ प्यार मोहब्बत वाली बातें हो ही रही थी, दोनों लोगों को आपस में अट्रैक्शन आ ही गया था। तभी जो वहाँ पर बहुत तेजी से आंधी तूफान आ जाता है, और जैसे ही वहाँ पर तेज आंधी तूफान आ जाता, जो भी वहाँ पर लोग जो तंबू वंबू डाले हुए थे, सारे के सारे उड़ जाते। अब राजा और वह राजकुमारी एक कोने में एक पेड़ के नीचे जो छुपे हुए थे, और बाकी सैनिक मंत्री इधर उधर छुपे हुए थे। तब तक जो वहाँ पर जो एक बहुत ही भयानक विशाल साइज का जो जिन्न वहाँ पर मौजूद हो जाता है। तो उस राजा ने तुरंत उस जिन्न को देखते ही पहचान गया, अरे ये तो वही जिन्न है जिसके साथ में मैंने अपनी बहन का विवाह किया। वह जिन्न कहता है कि भैया आपको क्या जरूरत है, चलिए चलिए मैं आपको जो अपने महल में ले चलता हूँ, वहाँ पर मैं आपको छुपा करके रखूंगा। और तुरंत वह जिन्न जो है एक ही बार में सबको वह समेट लेता है, और तुरंत 2 क्षण में जो अपने उस महल में लेकर के चला चलता है। और जैसे वह उस महल में जाता है, तो वहाँ पर उस राजा साहब की बहन जो है देखती है, और बहन जैसे ही भाई को देखती है तो उसके खुशी के आंसू नहीं रुकते, और तुरंत वह आकर के अपने भाई से गले मिल जाती है। कहती है कि भैया, अरे मैं आपसे मिलने के लिए कितने बेताब थी, आपको बड़ी ही चिंता हो रही है कि मैं कैसी रहती हूँ, किस तरीके से रहती हूँ, लेकिन भैया मेरे को कोई दुख नहीं, कोई आपत्ति नहीं, कोई संकट नहीं, कोई कष्ट नहीं, मैं जैसी हूँ बिल्कुल ही सही हूँ। वह राजा भी अपनी उस बहन की स्थिति को देख करके बड़ा ही खुश होता है कि मैं बड़ा ही अपनी उस बहन के बारे में चिंतित था, कि जिन्न कैसे किस तरीके से रखता होगा। वह जिन्न ने भी बोला कि आप अक्सर चिंता में रहते होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी बहन यहाँ पर बिल्कुल सेफ है, और देखिए हंस तरीके से खुश है। बस उस राजा को अब वह अपनी उस पहली बहन, बड़ी बहन की याद आती है कि जिसका विवाह जो बकरे के साथ में करते रहते हैं। तो वह उस बहन से कहते हैं कि आखिर मेरी जो बड़ी बहन है उसके क्या बारे में तुमको पता है।
वो जिन कहता हाँ मेरे को पता है, इस जंगल के दूसरी छोर पर जो उनका घर है, चलिए मैं वहाँ पर आप लोगों को लेकर के चलता हूँ। फिर जो वह जिन तुरंत जो है कुछ ही पलों में वहाँ पर उस बहन के घर पर ले जाकर के छोड़ देता है। और बस वह राजा साहब जब घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा विशाल बकरा घर में से निकलता है, और वो बकरा राजा साहब को देखते ही पहचान जाता है। और राजा साहब भी पहचान जाते कि तो वही बकरा है जिसके साथ में मैंने अपनी बहन का विवाह किया। और वहाँ पर भी उनकी बहन जो खूब सज धज के ऐसे राजमहल की रानी जैसे घर के अंदर से निकलती है, और वो अपने भाई को देख करके उनके खुशी के आंसू जो नहीं रुकते, और अपने भाई के गले मिल करके जो खुशी का स्वागत करती है। फिर उन भाइयों को, उन मंत्रियों को, सारे के सारे लोगों को जो वहाँ पर जो खातिरदारी होती, खाने पीने की व्यवस्था होती, सब कुछ होती है। जब सब बातें हो जाती है तो उस राजा साहब की बहन ने कहा कि भैया आपकी शादी हुई कि नहीं हुई। तो बस राजा साहब ने कहा कि देखो बहन, अब तुमसे छुपने छुपाने की बात क्या है, ये जो लड़की है ना, यह एक नगर की राजकुमारी है, और बस तुम इससे जो शादी के बात कर दो। अभी मैं उपेन करके बोल नहीं पाया। और बस बहन ने तुरंत जो है उस राजकुमारी के पास में आकर के कहा कि क्या तुमको मेरे भाई पसंद हैं? उसने हाँ कर दिया, और फिर वहाँ पर बड़ी वाली बहन के घर पर वहाँ पर उस राजा साहब की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद राजा साहब अपने सैनिकों के साथ में अपनी उस रानी को लेकर के प्रस्थान करने ही वाले थे। तब तक जो वहाँ पर जो बकरा जो उस राजा साहब से कहा कि देखिए राजा साहब, आपको थोड़ी सी अवश्य ही चिंता हो रही होगी कि आखिर मेरी बहन जो बकरे के साथ में कैसे खुश रहती है। एक्चुअली बात यह है कि मैं जो दिन के समय में बकरा बन के रहता हूँ और रात्रि के समय में इंसान बन जाता हूँ। मेरे को एक श्राप लगा है, हाँ, लेकिन मेरा यह श्राप से मुक्ति तभी मिल पाएगी अगर किसी जिन्न का नाखून अगर मेरे को मिल जाता, और मैं अगर अपने हाथों से अगर उसे आग में जलाता, तो मैं इस श्राप से मुक्त हो जाता। तो राजा साहब ने कहा ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, मेरे पास तो जिन्न के नाखून कितने दिनों से पड़े, अरे पहले क्यों नहीं बताया? और बस उस राजा साहब ने तुरंत अपने पॉकेट से जिन्न का नाखून निकाला और वहाँ पर उस बकरे के हाथ में दे दिया। रात्रि का समय होता है, और रात्रि का समय होता है उस एक खूबसूरत नौजवान के रूप में बदलता है, और वह अपने हाथों से उस जिन्न के नाखून को जला दिया जाता है। और जैसे ही जलाता है उसका शरीर बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाता, सही हो जाता, और दिन और रात हर समय वह इंसानी शक्ल में रहता है, क्योंकि वह एक जो राज्य का वह भी बहुत ही ज़बरदस्त राजकुमार था। इस तरीके से बड़े वाली बेटी बिल्कुल एक राजकुमार के साथ में हो जाती है, लेकिन दूसरी वाली बेटी जिन्न के साथ में रहती है, लेकिन उसको भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। फिर वह राजा अपनी उस रानी को लेकर के, जिस लड़की से विवाह किए, उसको लेकर के अपने मंत्रियों के साथ में अपने नगर को, अपने महल को लौट चलते हैं। राजा जिस चीज़ का बड़ी ही उसे चिंता सता रही थी अपने बहनों के बारे में, उसके बहन भी हर तरीके से खुश थे। तो बस मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की यह कहानी आखिर यह समाप्त हो जाती। आखिर उस राजा की बेटी का विवाह बकरे के साथ में कैसे हो जाती, बहुत ही ज़बरदस्त कहानी, और आपको सुन करके अच्छा भी लगा होगा, इसलिए आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगले वीडियो में मैं फिर से कुछ ऐसी ही नई ज़बरदस्त कहानियाँ लेकर के हाजिर हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।